नमस्कार बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए, उसके हमने खंड ब के 11 नंबर तक के जो प्रश्न है वो हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 12 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। 12वां प्रश्न हमें दे रखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड क्या होता है कि हमें कोई एक वृत्त दे दिया और उस वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो वो वृत्त की जीवा होती है। तो जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें जो छोटा भाग होता है उसे तो हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होता है इस बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें तो ये वृत्त की जीवा हो जाएगी, और इस जीवा के अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो ये जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित या बनाया गया कोण होगा। और इस कोण की जो माप है वो हमें दे रखी है 60 डिग्री। एक हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है, ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि लघु भाग का कोण दे रखा है, छोटे भाग का कोण दे रखा है, तो ये जो लघु वृत्तखंड है, छोटा जो वृत्तखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि दिया गया है एक तो वृत्त की त्रिज्या, ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और एक जीवा द्वारा अंतरित कोण थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है कि दो त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया जो भाग होता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो जो शेष भाग बचेगा वो बचेगा हमारे पास वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो वृत्त की त्रिज्या है, और इसका जो कोण है थीटा वो भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका सूत्र काम में लेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर आर और थीटा के मान है वो रख देंगे, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 ले सकते हैं हम, गुणा में आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 12, 12 की स्क्वायर गुणा थीटा का मान है 60 डिग्री और भाग में है 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान 12 तो 12 की स्क्वायर और गुणा में साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 22/7 गुणा में 12 की स्क्वायर, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, और गुणा में दे रखा है 60/360 डिग्री, माइनस में 1/2 12 की स्क्वायर 144 और गुणा में साइन 60 डिग्री। त्रिकोणमितीय सारणी से अगर हम देखें तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब हमारे पास माइनस चिन्ह के दोनों तरफ दो पद आ गए, दोनों में संख्याएं गुणा और भाग में दे रखी हैं, इनको अलग अलग हल करते हैं। सबसे पहले हम देखें 60 और 360 है, दोनों में पहले 10 का भाग चला जाएगा, 60 में 6 बार और 360 में 36 बार। फिर 6 और 36 है, दोनों के अंदर 6 का भाग जा रहा है, 6 में एक बार और 36 में जाएगा ये 6 बार, 6 6 के 36। अब 144 के अंदर 6 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 144 है वो 12 का वर्ग है और 12 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 24 बार, 24 छक्के 144 होते हैं। अब ऊपर और नीचे की और संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है। अब दूसरे पद में हम देखें, ऊपर हमें दे रखा है 144 और नीचे 2, तो 144 में 2 का भाग चला जाएगा 72 बार, और 72 के अंदर 2 का भाग है वो चला जाएगा 36 बार। हल करेंगे इसको तो 22/7 है, इसका मान हम एक और लिख सकते हैं 3.14, और गुणा में हमारे पास है 24, माइनस हमारे पास है 36 और गुणा में √3। √3 की जो माप होती है वो होती है 1.73। √3 की जगह हम 1.73 लिख सकते हैं, या √3 का मान हम लिख सकते हैं 1.732। तो इसमें दो अंकों तक ही लिखेंगे हम, तो √3 बराबर 1.73।
अब पहले 3.14 का गुणा 24 से करते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं, 314 का गुणा 24 से करते हैं, 24 चौके 96, हासिल बचेंगे 9, 24 एकम 24, 24 और 9 हो जाएंगे 33, हासिल बचेंगे 3, 24 दिए 72, 72 और 3 हो जाएंगे 75, तो ये हो जाएंगे 7536। पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे माइनस। अब 36 का गुणा 1.73 से करना है, तो पहले पॉइंट को छोड़ के 173 का गुणा है वो हम 36 से कर देंगे, 36 18, 7 छके 42 और 1 43, 6 एकम 6 और 4 10, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 7 3 21, 3 एकम 3 और 2 5, जोड़ेंगे तो 8 9 और 3 12, 1 और 1 2, 5 और 1 6, ये आ जाएंगे 6228। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास दो संख्याएं घटाव के रूप में आ गई, दोनों का घटाव करते हैं। पहली संख्या तो हमें दे रखी है 75.36 और दूसरी संख्या दे रखी है 62.28, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे दे रखा है 28 और पॉइंट से पहले दे रखा है 62, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। अब नॉर्मल घटाव कर लेंगे, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पे बचेंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, यह आ जाएगा 13.08। मात्रक सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया लघु वृत्तखंड। अब अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, हमें वृत्त दे रखा है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस लघु वृत्तखंड को अलग कर दें, तो जो शेष भाग बचेगा वो हमारे पास बचेगा दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमने ज्ञात किया है 13.08, और क्षेत्रफल है तो मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं 3.14 और गुणा में आर की स्क्वायर। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें जो आर का मान दे रखा है वो 7 का गुणज नहीं है, और अगर 22/7 लेंगे तो वहाँ पे अगर 7 का गुणज होता है तब 22/7 लेते हैं, ताकि 7 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाए। अब यहाँ पे वैसे भी हमें लास्ट में 7 का भाग देना होगा, इसलिए पहले ही हम पाई का मान 3.14 ले लेते हैं, और गुणा में आर का मान है वो दे रखा है 12, 12 की स्क्वायर और माइनस में 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे तो 3.14 गुणा 12 की स्क्वायर है ये होती है 144, तो 12 की स्क्वायर 144 और माइनस में 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.14 का गुणा 144 से करते हैं, पॉइंट को छोड़ दें तो 314 का गुणा हमें 144 से करना होगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, फिर 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 1256, ये संख्या वापस आ जाएगी। और फिर उसके बाद में 1 का गुणा करेंगे तो 2 अंकों के नीचे क्रॉस, 1 का गुणा करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी 314। जोड़ेंगे 6, 6 और 5 11, 4 और 5 9, 9 और 1 हासिल 10 और 2 12, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 44,216। क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, माइनस में 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हल कर लेंगे, घटा लेंगे इनको, तो 442.16, इसमें से हमें घटाना है 13.08, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 08 और इससे पहले दे रखा है 13, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 8 घटाएंगे तो 6 में से 8 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 0, यहाँ पे हो जाएंगे 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 3 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और आगे 4, यह आ जाएगा 429.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल है। आगे 13 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न है वो प्रश्नावली नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। इस प्रश्न को करते हैं तो सबसे पहले हमें एक तो दीवार दे रखी है
और दीवार के अंदर हम जानते हैं कि दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, यानी कि जो दीवार का जो आकार होता है वो एक घनाभ का होता है। इनकी दीवार है वो हमेशा एक क्या होती है, घनाभ होती है। और इस दीवार की हमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है एक तो 5 मीटर, एक दे रखी है चौड़ाई जो कि 30 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। और इस दीवार को बनाया जाता है ईंटों से। और ईंट की जो आकृति होती है ना, वो भी एक घनाभ की होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इस ईंट की जो लंबाई है, जो माप है वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई तो दे दी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो आकृतियां आ गई। एक तो बड़ा घनाभ है, दीवार है वो बड़ा घनाभ होता है, और जो ईंट है वो छोटा घनाभ होता है। अब इस दीवार को बनाने में, बड़े घनाभ को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि बड़ी आकृति को बनाने के लिए कितनी छोटी आकृतियों की आवश्यकता होगी। तो उनकी जो संख्या होती है, छोटी आकृतियों की संख्या होती है, वो बराबर होती है बड़ी आकृति का आयतन है उसमें हम छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दें, तो उस बड़ी आकृति को बनाने में छोटी आकृतियां कितनी चाहिएंगी उनकी संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। दीवार की लंबाई ये हमें दे रखी है 5 मीटर। अब क्योंकि ईंट के जो सभी माप हैं या छोटा घनाभ है उसके जो सभी माप हैं वो हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई है वो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 3 मीटर। तो 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगी 300 सेंटीमीटर। और एक हमें दे रखी है ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ईंट की लंबाई है वो तो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और वो जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। हमें पूछा है दीवार को बनाने में आवश्यक ईंटों की संख्या। दीवार को बनाने में आवश्यक ईंटों की संख्या, तो दीवार को बनाने में जो आवश्यक ईंटों की संख्या होगी वो बराबर होगी दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि दीवार को बनाने में n ईंटों की आवश्यकता होगी, तो n छोटी छोटी आकृतियों से बनकर एक बड़ी आकृति बनेगी। तो उन सभी आकृतियों का जो योग है, छोटी आकृतियों का आयतनों का, वो उस बड़े आकृति के आयतन के बराबर होगा। दीवार का आयतन, क्योंकि ये एक घनाभ है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है हमारे पास 500 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 300 सेंटीमीटर बट्टे ईंट का आयतन। ईंट भी एक घनाभ है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 20 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब 7.5 है, पहले पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा होगा। अब समान संख्याओं का ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले 10 में 10 का भाग एक बार जाएगा, उसके बाद में 75 और 300, इन दोनों के अंदर 75 का भाग चला जाएगा। या फिर हम पहले देखें 5 का भाग दे दें, 5 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग दे सकते हैं। 75 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 75 का दुगुना हो जाएगा 150, और 150 का दुगुना होता है 300। तो 75 को अगर 4 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा, और 4 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 का पारा 5 बार बोलने पर 20 आ जाएगा। 500 में 500 का भाग चला जाएगा, ये चला जाएगा 100 बार, 100 पंजे 500। अब जो बाकी संख्याएं बची हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा करेंगे 30 से, तो 30 के आगे 2 शून्य और आ जाएंगी, यानी कि ये आ जाएगा 3000। तो इस दीवार को बनाने में 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। आगे 14 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और आंकड़े हमें x और बारंबारता f के रूप में दे रखे हैं। तो जब हमें x और f के रूप में आंकड़े दे रखे हो तब हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो x का मान तो हमें दे रखा है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43, और इसके संगत बारंबारता f का मान
20 की जो बारंबारता है वो दे रखी है 6, 25 की है 20, 28 की है 24, 29 की बारंबारता है वो है 28, 33 की बारंबारता 15, 38 की 4, 42 की 2 और 43 की 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम वर्ग अंतराल अगर हमें दे रखा और वहां पे अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता CF ज्ञात करते हैं। तो अगर हमें x और f दे रखा है तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे। CF कैसे ज्ञात करते हैं कि इन बारंबारताओं को क्रम से जोड़ते जाते हैं। पहला जो f का मान है वो पहली CF का मान होता है। अब दूसरी CF निकालेंगे तो पहली CF के अंदर अगली बारंबारता जोड़ देंगे तो 20 और 6 हो जाएंगे 26। अब इससे आगे की CF ज्ञात करनी है तो 26 के अंदर 24 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 50। अगली बारंबारता ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता CF, तो 50 के अंदर अगली बारंबारता 28 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 78। इससे आगे वाली संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है तो 78 के अंदर 15 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 70 और 10 80 और 10 90 और 3 93। अब इससे अगली संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है तो 93 के अंदर आगे वाली बारंबारता जोड़ देंगे, 93 और 4 97। इससे आगे वाली CF ज्ञात करनी है तो 97 में 2 जोड़ देंगे 99, और इससे आगे वाली CF ज्ञात करनी है तो 99 में 1 जोड़ेंगे 100। जो अंतिम CF होगी वो इन सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होगी। तो सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं, और माध्यक के अंदर जो बारंबारताओं का योग होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल N से। तो कैपिटल N का मान आ गया CF 100, जो कि अंतिम CF के बराबर है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं वर्ग अंतराल वाले में, कि सबसे पहले हम n/2 का मान ज्ञात करते हैं। जो बारंबारताओं का योग है जो हमारे पास यहाँ पर आया है 100, तो इस 100 के अंदर हम 2 का भाग देंगे, 100 में 2 का भाग है वो जाएगा 50 बार। अब इस 50 से ठीक बड़ी CF ज्ञात देखते हैं, 50 से ठीक बड़ी CF। अब यहाँ पर हम देखें तो 6 वो 50 से छोटी है, 26 है वो 50 से छोटी है, 50 है वो 50 के बराबर है, जबकि हमें 50 से ठीक बड़ी देखनी है। तो 50 से ठीक बड़ी CF यहाँ पर हमें दे रखी है 78, तो 50 से ठीक बड़ी CF 78 है। अब वर्ग अंतराल वाले में जो n/2 से ठीक बड़ी CF होती है उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो माध्यक वर्ग होता है, और यहाँ पर जो n/2 से ठीक बड़ी CF है उसके सामने हम चर राशि x का मान देखते हैं। तो 78 के सामने जो चर राशि x है उसका मान हमें दे रखा है यहाँ पर 29, तो यहाँ पर जो माध्यक है वो आ जाएगा 29। तो ठीक बड़ी CF 78 है जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान 29 है, अतः माध्यक बराबर होगा 29। अतः माध्यक बराबर होगा 29। अगर हमें x और f दे रखें तो सबसे पहले CF ज्ञात कर लें, और फिर उसके बाद में सभी बारंबारताओं का जो योग है अंतिम CF आएगी उसके अंदर 2 का भाग देंगे, उससे ठीक बड़ी CF देखेंगे, उस ठीक बड़ी CF के सामने जो चर राशि का मान होगा वही हमारा माध्यक होगा। आगे 15 नंबर प्रश्न, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे, नंबर 2 दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। दो पासों को एक साथ फेंकना, प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता वाली प्रश्नावली से ये प्रश्न है। दो पासों को एक साथ फेंकना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर उसके संभावित परिणाम देखते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले उसके संभावित परिणाम देखते हैं कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर संभावित परिणाम, एक साथ फेंकने पर संभावित परिणाम कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, तो यहाँ पे 36 परिणाम है वो प्राप्त होंगे। जैसे कि पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 और दूसरे पे 4, पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 6 आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि पहले पासे पे तो 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पासे पे 2 और दूसरे पे 2, पहले पे 2 और दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 और दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 और दूसरे पे 5, पहले पे 2 और दूसरे पे 6। इसी प्रकार 3 और 1, 3 2, 3 3 आ जाए, या 3 4,
3 5 3 6। इसी प्रकार 4 और 1 आ सकता है, पहले पे 4 और दूसरे पे 1, या 4 और 2, 4 और 3, 4 4, 4 5, 4 6। या फिर संभावना ये बनती है कि पहले पे 5 और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 5 और दूसरे पे 2, पहले पे 5 और दूसरे पे 3, पहले पे 5 और दूसरे पे 4 और दोनों पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 और दूसरे पे 6। इसी प्रकार पहले पे 6 और दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 6 और दूसरे पे 2, पहले पे 6 और दूसरे पे 3, पहले पर 6 और दूसरे पे 4, पहले पे 6 और दूसरे पे 5, या फिर दोनों पासों पे 6 आ सकता है। तो ये तो हो गए संभावित परिणाम। ये टोटल 36 परिणाम बने, तो ये हो जाएंगे अपने कुल परिणाम। यानी कि कोई भी अगर दो पासों को फेंकेंगे तो कोई भी परिणाम प्राप्त होगा वो इन 36 परिणामों में से हमें प्राप्त होगा। तो कुल परिणाम आ गए 36। अब इसके बाद में घटना देखते हैं कि हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है। नंबर 1 हमें दे रखा है दो पासों में समान अंक प्राप्त होना। तो नंबर 1 में घटना लिखेंगे, उस घटना को नाम देंगे ए, और घटना है दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होना। दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होना, ये घटना हो गई। अब घटना जैसे हम लिखेंगे उसके बाद में उस घटना के हम अनुकूल परिणाम लिखेंगे कि जो हमें प्राप्त करना है वो दिए गए परिणामों में कितने हैं। तो दोनों पासों पर समान अंक, जैसे कि दोनों पे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। अगर यहाँ पे इनको तिरछा मिलाएं तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें दोनों पासों पर समान अंक आ रहे हैं, और ये टोटल स्थितियां हमारे पास बनेंगी 6। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों आ गए, तब हम यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र लिख देंगे। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम है वो तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुए 6 बट्टे कुल परिणाम है 36। प्रायिकता को हम लिखते हैं पी से, और घटना को ए से लिखा है तो कोष्टक में आ जाएगा ए। 6 और 36 दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो पी ए बराबर 6 में 6 का भाग एक बार और 36 में 6 बार। तो दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो होगी 1/6। अब 2 नंबर देखें तो 2 नंबर में हमें पूछा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होना। दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होना। तो अगर हमें जो 36 परिणाम प्राप्त हैं उनमें हम देखें तो पहले परिणाम पे अगर तिरछी लाइन खींचें तो यहाँ पे जो हमारे पास परिणाम बनेंगे इनमें अंकों का योग 2 होगा। फिर आगे तिरछी लाइन खींचें तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 परिणाम बनेंगे इन दोनों ही परिणामों में अंकों का योग 3 होगा। फिर उसके बाद में हम देखें आगे तिरछी लाइन खींचें तो यहाँ पे जितने भी परिणाम बनेंगे उन सभी में अंकों का योग 4 होगा। फिर उससे आगे वाले में हम देखें तिरछी लाइन खींचें तो यहाँ पे जो परिणाम बनेंगे इन सभी में अंकों का योग है वो 5 होगा। फिर उससे आगे वाले में हम देखें तो यहाँ पे तिरछी लाइन खींचने पर इनमें जो परिणाम बनेंगे इन सभी परिणामों का योग 6 होगा। उसके बाद में आगे हम देखें तो यहाँ पे जब हम तिरछी लाइन खींचेंगे तो इन सभी परिणामों का योग है। यहाँ पे जो जितने भी परिणाम बनेंगे उनमें दोनों पासों के अगर अंकों को हम जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, इन सभी में अंकों का योग 7 आएगा। ठीक ऐसे ही आगे वाले में हम देखें तो यहाँ पे अंकों का योग 8 आएगा। फिर उससे आगे वाले में हम देखें अंकों का योग 9 आएगा। फिर उससे आगे वाले में अंकों का योग 10। फिर उससे आगे वालों में अंकों का योग 11, और लास्ट में अगर हम तिरछी लाइन खींचेंगे यहाँ पे जितने भी परिणाम बनेंगे उन सभी में अंकों का जो पास से दोनों पासों के ऊपर अंक आएंगे उन अंकों का योग है वो 12 होगा। हमें अंकों का योग 7 पूछा है तो यहाँ पे अंकों का योग 7, ये परिणाम हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले तो हम घटना लिख देंगे। तो घटना क्या लिखेंगे, नंबर सेकंड में घटना बी बराबर दोनों पासों पर अंकों का योग 7 होना। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 होना। अब घटना लिखने के बाद में
हम उसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम में उन सभी परिणामों का योग लिखते हैं जिनमें दोनों पासों पर अंक आए हैं, उनका योग 7 आ रहा है। तो ऐसी स्थितियां हमने देखी, यहाँ पे 6 बन रही हैं, तो अनुकूल परिणाम आ गए 6। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम आ गए, तो प्रायिकता लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र एक बार पर्सन में लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रायिकता को हम लिखते हैं पी से, घटना को बी से लिखा है तो पी बी बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 6 बट्टे कुल परिणाम, ये जो टोटल स्थितियां दो पासों को फेंकने पर बनी थी, ये हमारे पास है 36। तो पी बी बराबर 6 और 36 दोनों में 6 का भाग जा रहा है, 6 में एक बार और 36 में 6 बार, तो दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/6।